आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। नमस्कार, ताज़ा खबर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको किराड़ी विधानसभा के वार्ड 44 में लेकर आए हैं। यहाँ पर नरेश चंद पाल जी से मिलवाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। इन बात करें नरेश पाल जी की, काफ़ी फेमस चेहरा है, यहाँ से काफ़ी बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। निगम का बिल्कुल बुझ चुका है, निगम के बारे में पूछते हैं किस तरीके से अपने वार्ड के अंदर उतरेंगे, किस की नई तैयारी करेंगे। दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय बताइए। नमस्कार साथियों, मैं नरेश चंद पाल आपके इसी किराड़ी विधानसभा में वार्ड 44 का निवासी भी हूँ। और कांग्रेस पार्टी, मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूँ 1996 मैंने मकान लिया और यहाँ पर रहना शुरू किया। उसके बाद से अब तक लगातार देखता आया हूँ कि किराड़ी विधानसभा हमेशा पिछड़ों में ही गिनती रहा। कई बार मन में आया कि इसका सुधार कैसे हो। तो जब मैं पहले इंदर इनक्लेव रहता था तो वहाँ से प्रधानी का चुनाव हुआ, भाग लिया, तो लोगों ने ज़बरदस्ती कहा नहीं जी हम तो आपको प्रधान मानते हैं। मैं कहा भाई प्रधान में बनना नहीं चाहता क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ। फिर भी लोग नहीं माने। मैं वहाँ से इंदर इनक्लेव सी ब्लॉक लगातार निर्विरोध प्रधान रहा और लोगों का विश्वास ही है कि मेरे प्रति भरोसा करते हैं कि मैं कभी भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे कंप्यूटर में दिमाग में खराबी है कि न्याय की बात करनी है, चाहे नुकसान मेरा खुद क्यों ना हो जाए, ये मेरी आदत है। नरेश जी, बात करें आप कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान चला रखा डिजिटल का, सदस्य जोड़ने का, किस तरीके से देखते हैं कि निगम में किस तरीके से मजबूती से उतरेंगे आप? निगम में उतरने के लिए अब चूँकि कुछ लोगों को जो नए आते हैं उनको खूब पोस्टर बैनर लगाने होते हैं बार बार। मुझे लोग 20 साल से देख रहे हैं कि जब भी कोई समस्या आई, जब यहाँ से अनिल झा विधायक था और उसने गलियों का, नालियों का ढलान उल्टा करना शुरू किया, मैंने दुर्गा चौक पर 14 दिन का अनशन रखा। और उस पर मैंने पहली बार में यही कहा था, किराड़ी विधानसभा का लाइफ लाइन जो नाला है, अगर ये संकरा हो जाएगा तो किराड़ी के लोग बर्बाद हो जाएंगे। और ये मेरा अनुमान झूठा नहीं था, आज बिल्कुल सही है कि इस किराड़ी के नाले के बहाने पूरी किराड़ी को पहले अनिल झा ने बर्बाद किया, ये कह के कि आपके रोड सही बना रहा हूँ। और उसके बाद ऋतुराज झा जब आया, इसने लेवल के नाम पे इतना ऊंचा कर दिया कि लोगों के मकान बर्बाद हो गए। शायद आप देखते होंगे, अभी पिछले दिनों एक बच्ची घर के बगल में पानी जो इकट्ठा था वहाँ गिर कर मर गई, पानी में डूब गई। इतना पानी भरा है। दुर्भाग्य है यहाँ के ऐसे बेशर्म नेता हैं। मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है। हम उसके दफ्तर के सामने भी जाकर 5000 आदमी इकट्ठा होकर उनसे एक ही सवाल किए कि विधायक जी, सिर्फ आप ये बता दो कि किराड़ी विधानसभा में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची क्यों बनाई जा रही है। पानी की निकासी का सवाल है तो पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, रेलवे लाइन जब आप जाते हैं तो एक लेवल में होता है, हर प्लेटफार्म के बाहर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, क्योंकि अगले स्टेशन तक इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि तार कहीं ऊपर से छूट जाए। ये लेवल के लिए होता है। तो जो भी बगल में शहर बसे या कॉलोनी बसें, रेलवे लाइन के 5 फुट नीचे उसका ऊपरी सतह होगा नाले का, और लाइन के नीचे से नाला जब जाएगा तो पटरी से 15 फुट गहरा होगा। जो नाले से दूसरा नाला मिलाया जाएगा उसकी गहराई 6 फुट या 8 फुट होगी। उसके बाद जो आपके घर के बगल से जा रही है उसकी गहराई 1.5 फुट होती है और 4 फुट जो उसके बाद होता है। मतलब अंतिम लेवल जो है रेलवे लाइन की पटरी से 5 फुट नीचे होना चाहिए लगभग। लेकिन किराड़ी में आज रेलवे लाइन की पटरी नीचे हो रही है और मकान ऊपर हो गए, लोगों के मकान बर्बाद हो गए। लेकिन बेशर्म मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिसके साथ भी मैं रहा, मैं लोकसभा 2009 में नई दिल्ली से चुनाव लड़ा था और जब केजरीवाल पहली बार कोई मंच साझा कर रहे थे तो मैं वहाँ का चीफ गेस्ट था। वो बाद में आए और मैंने यही कहा था कि अगर ईमानदारी के साथ, चूँकि उस टाइम राष्ट्रीय मुद्दों की बात थी, मैंने कहा अगर इस देश में वाकई लोगों को सक्षम बनाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, तो जो आपने सुना होगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का सीधा हिंदी में मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा। जो भी सरकार सत्ता में रहेगी उसकी जिम्मेवारी है कि वो पूरा करे। और चूंकि अब तक जितनी सरकारें आई उन लोगों ने तमाम योजनाएं बनाई, समय के अनुसार बदलने की ज़रूरत थी। आज उस योजना को, मैंने जो 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैंने मांग की थी कि सरकार इस देश की जीडीपी का आधा, सबका पहचान पत्र बना हुआ है उसको एटीएम कार्ड बना दे और 1 तारीख की सुबह बिना भेदभाव के इस देश में जो करीब 90 करोड़ वोटर हैं
आज अगर उनके खाते में पैसे जा रही होती तो लगभग 8,000 8,500 रुपये रकम होती है। उसको मैं शॉर्टकट में ऐसे समझाऊंगा कि मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं 10% 20 लाख करोड़ दे रहा हूं, तो जब 100% होगा तो 200 लाख करोड़ होगा, और इस देश की जनसंख्या 100 करोड़ से कम है। तो आपको पता है 12 महीने में बराबर बराबर बांटेंगे तो 12 अट्ठे 96, 8,000 से ऊपर ही होते हैं। ये जिस दिन रकम लोगों के खाते में पहुंच जाएगी, इस देश से गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और जो भीख जैसी योजनाएं बनी हैं जिनमें दलाली हो जाती है, आपको पता है कि पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री भी ये कह गए कि हम जब दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं तो जिसको देते हैं वहाँ 10 पहुँचता है, 90 बीच का खा जाते हैं। हम कह रहे हैं जब 50% आपने मेरे खाते में डाला, मेरे पास पहुँच गया, तो घोटाला कैसा? जब 10% पहुँचने में इतना देश विकास कर रहा है तो 50 तो सीधे पहुँचे, और 50 में भी ईमानदारी के साथ नहीं बेईमानी भी होगी तो 20% और पहुँचेगा। नरेश जी, बात करें आपके वार्ड की, आपके वार्ड में जो खाली प्लॉट पड़े हैं उसमें कूड़े की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। लोग वक्त जाते हैं, बदबू लो, मच्छर लो, उसको कैसे देखते हैं, किस तरीके से उसका सामना करना पड़ता है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस किराड़ी क्षेत्र में अगर नगर जो क्षेत्र है, जल भराव था तो गली गली जाकर मैंने विधायक से कई जगह अपील की कि विधायक जी, वार्ड नंबर 44 जो अगर नगर है, उसके बाद एक मैदान पड़ा हुआ है जिसको आप रिलायंस का मैदान बोलते हैं यहाँ की भाषा में। पानी का ढलान, चूँकि नाला रेलवे लाइन से नागलोई की तरफ जाता है, लेकिन जो पूर्व विधायक था उसने रेलवे लाइन से मुबारकपुर रोड की तरफ नालियाँ बनाई हैं, मुबारकपुर रोड से फिर आकर नाले में मिला है और नाले से फिर रेलवे लाइन गया है। ये जो घुमावदार कार्यक्रम हुए हैं ये केवल दलाली के लिए हुए हैं, और मैं इसी के लिए उनसे कहा था कि आप इस नाले को चौड़ा और गहरा कराएं, पहला नंबर। अगर ज़रूरत पड़े तो सोम बाज़ार से एक और नाला निकालें जो रेलवे लाइन की तरफ ले जाएं, और रेलवे लाइन से फिर इस नाले मिला दें। इस नाले को चाहे नागलोई वाले मिला दें, चाहे रानीखेड़ा वाले नाले मिला दें। जब बड़े नाले मिल जाएगा और पानी यहाँ से निकल जाएगा तो समस्याएं हल होंगी। कूड़े की आप बात करें, लोग अपने घर से दूध लेने बाहर नहीं निकल पाते। अगर घर में मुँह धोएं, उनके घर के बाहर नाली नहीं है तो पानी उनके घर पे ही रहता है। आज आपने सुना होगा कि जो बेसमेंट बन गए सड़क ऊंची करने से, बेसमेंट में अपने आप पानी निकल रहा है। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि मकान अपने आप धंसेंगे, क्योंकि जब पूरा नीचे पानी हो जाएगा, नीचे मलबा बन जाएगा, तो जो मकान का जब वजन पड़ेगा तो मकान धंसेंगे और बहुत बड़ा नुकसान होगा। नरेश जी, बात करें आपके वार्ड की, हम आम नागरिक के नाते आपने देखा होगा आपके वार्ड में जो निगम के वर्तमान पार्षद हैं, तो किस तरीके की वहाँ की आपको सुविधा मिल रही है, क्या क्या कहना चाहेंगे? कूड़े की गाड़ी आती है, किस तरीके की सर्विस मिल रही है आपको? वार्ड नंबर 44 की जो निगम पार्षदा हैं, मेरे ख्याल से कांटेक्ट पे आई हैं कि एक बार तो आप चुनाव लड़ेंगे, अगले बार नहीं लड़ेंगी। इसलिए जब से वो आई हैं तब से उन्होंने उस मुबारकपुर वार्ड को छोड़ दिया है, और उनके पति महोदय ने कई जगह गुंडाई की, तो उनके विरोधी हैं कि जब वहाँ कहीं रैली करते हैं तो वहाँ ईंट पत्थर चल जाते हैं, तो इस एरिया में घूम भी नहीं सकते। ऐसी समस्याएं इसलिए पैदा है कि निगम पार्षद को कोई लेना देना नहीं है। सफाई कर्मचारी, मेरा घर वहीं पे है, मैंने अपने घर के सामने सड़क इसलिए नहीं बनने दी कि वो बेहिसाब ऊंची हो रही थी और मेरा घर खराब हो रहा था। मेरे घर की नाली, जिस नाली मिलना है वो मेरे घर से 2 फुट नीचे है। मैंने कहा इस सड़क को 2 फुट नीचे बनाओ, क्योंकि पानी तो उसी में जा रहा है। जब पानी जाना है तो ऊंचा करने की क्या ज़रूरत, मेरा मकान ख़राब हो रहा है। इसी तरह और जो लोग हैं बेचारे चुप रहे, नहीं बोल पाए, उन लोगों के मकान ख़राब हुए। किसी ने जो मकान टूट के बने हैं, हर मकान अपने बगल वाले के मकान से 6 फुट ऊँचे है। मान लीजिए कि 10 फुट की गली में कोई मकान बनाता है और 6 फुट ऊँचा बनाया, तो आधी सीढ़ी तो बाहर हो जाती है। बाहर आप बाइक भी नहीं खड़ी कर सकते, बैठ भी नहीं सकते। समस्याएं यहाँ बहुत हैं, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है, आवारा लड़के भटकते रहते हैं, चोरियाँ खूब होती हैं। तो पुलिस प्रशासन भी मेरे ख्याल से जब कभी शिकायत निचले स्तर पे मिलती है तब उनको अगर समस्या का हल करें तो जो ये मर्डर हो जाते हैं, चोरी डकैती होती है, इनमें थोड़ा कमी आ जाएगी। नरेश जी, बात करें आपके वार्ड की, तो महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है आपके वार्ड में? कैमरे और ये स्ट्रीट लाइटों की बात करें तो किस तरीके से संचालन हो रहा है? स्ट्रीट लाइट पे मेरे को बात याद आ गई। केजरीवाल ने कहा था मैं किराड़ी में जहाँ अंधेरा हो रहा है वहाँ लाइट लगा रहा हूँ। एक लाइट लगी हुई है जो मेरे ख्याल से बजाज का बल्ब मिलता है, 2 साल की गारंटी होती है, 100 रुपये का आता है। उसी तरह की लाइट लगी, वो कितने में लगी है पता नहीं, और कहाँ लगी है? जहाँ पहले से स्ट्रीट लाइट लगी है, हाई मास्क लाइट लगी है, और वो लगी है उन लोगों के घर में जो केजरीवाल की चमचागिरी करते हैं। यानी केजरीवाल ने अपना वोट बैंक तैयार किया है, उसको अंधेरे से, स्ट्रीट लाइट से मतलब नहीं है। जितने भी कैमरे लगे हैं ज़्यादातर उन लोगों के यहाँ लगे हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं,
किराड़ी में जो गेट लगाए गए थे, गेट लगे हैं, उसके बाद इन्होंने 3 फुट सड़क ऊंची कर दी। अब वो गेट खुलता ही नहीं, या तो खोल के रख दिया गया है, बंद नहीं होता, अगर बंद है तो खुलता नहीं। तो ये किराड़ी के जो विधायक की देन है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल पता नहीं कहाँ से इंजीनियरिंग करके आया है, जो इसको यही पता नहीं है कि आखिरकार जो गेट लगाया गया है, जब इस पर चौकीदार नहीं होगा तो इसकी देखभाल कौन करेगा। मैं तो चाहता हूँ कि गेट अगर लगना था, ज़रूरत थी नहीं, अगर लगना है तो पहले चौकीदार रखना चाहिए था, और जहाँ चौकीदार बताता कि यहाँ गेट की ज़रूरत है वहाँ गेट लगता तो ज़्यादा अच्छा होता। आज दबंग टाइप के, गुंडे टाइप के लोग जो हैं, दबंग नहीं कहूँगा, वो छिछोरे लोग हैं। जब मेन रोड पे ज़्यादा आदमी जा रहे होते हैं, कोई चाहता है कि बगल वाली सड़क से निकल जाऊं, तो जैसे देखते हैं कई रिक्शा निकले, ताला बंद करके घर में सो जाते हैं। और मैंने कई फ़ोटो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे भी डाला है, तो गेट खुले मिलते हैं, कई बार फिर बंद हो जाते हैं। तो लोगों को किराड़ी में परेशान किया जा रहा है, और जो मेरा अपना मानना है, किराड़ी से लोगों को भगाने की तैयारी केजरीवाल कर रहा है। नरेश जी, होली आ रही है, किस तरीके से अपने वार्ड वालों को शुभकामनाएं देंगे? होली हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, और मैं लगभग ये मानता हूँ कि मैं सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता हूँ, और लोग होली में खूब खुशी से होली मनाएं। लेकिन मैं पहली प्रार्थना है कि वो नशे से दूर रहें, क्योंकि जैसे ही वो नशा कर लेंगे, किसी को छेड़ देंगे, गाली दे देंगे, वहीं से होली में रंग में भंग हो जाएगा। मैं भी लगातार प्रेमनगर सेकंड में होली मिलन के समारोह टाइप नहीं होता, वो पदयात्रा करते हैं पूरे प्रेमनगर में, घर घर जाते हैं। लेकिन मेरे साथ चलने वाला कोई भी आदमी शराब पीकर नहीं चलता है। मेरी खास बात है, आदत है, जिसको पीना है, जब मेरी होली वहाँ से समाप्त हो जाएगी, हम घर चले जाएंगे, तो जो प्रधान जी अपने को लगाते हैं या हैं मौजूदा, उनके घर में जाकर अपने पीते हैं, मैं घर चला जाता हूँ। फिर पुनः मैं एक ही अपील करूँगा कि होली हंसी खुशी मनाएं, लेकिन नशे से दूर रहें। जैसे कि आपने देखा, नरेश जी से हमने मिलवाया, ऐसे ही और दिग्गज नेता से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए ताज़ा खबर। श्री श्याम रसोई में आपका स्वागत है। श्री श्याम रसोई में आज का प्रसाद, ये देखिए, ये हमारे जल की सेवा है। श्री श्याम रसोई दान पर निर्भर है। इसे निरंतर चलाने के लिए राशन की जरूरत पड़ती है। आपसे निवेदन है कि हर महीने थोड़े थोड़े राशन का सहयोग करें। आप ऑनलाइन ऐप के द्वारा भी श्याम रसोई को सहयोग कर सकते हैं, राशन भेज सकते हैं। ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, फ़ोन नंबर है हमारा, ये देखिए। ये देखिए, श्री श्याम रसोई में आज का प्रसाद। आज प्रसाद में बनाई ये आलू की सब्जी है, ये बेसन की सब्जी है, ये पालक का साग है, और ये चावल है। ये श्याम रसोई में आज का प्रसाद है।